ये है काशी। इसी काशी में एक घाट मिथिला से भी जुड़ा है। नाम है दरभंगा घाट। इस साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में करीब 5300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। जैसा कि हम जानते हैं कि काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। अच्छी बात यह है कि इन परियोजनाओं में से एक दरभंगा घाट के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ी हुई है। वैसे अब विरासत के नाम पर मिथिला से जुड़ा यह घाट ही शेष रह गया है, क्योंकि घाट से लगा जो भवन दरभंगा महाराज का था वह कुछ साल पहले ही एक आलीशान होटल में तब्दील किया जा चुका है। इस भवन का निर्माण 1812 में तत्कालीन नागपुर राज्य के मंत्री नारायण मुंशी ने करवाया था। 1915 में यह दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह बहादुर की संपत्ति हो गई थी। इसके बाद ही इस किले में द्वितीय तल का निर्माण हुआ था, जहां तक पहुंचने के लिए 1918 में एलिवेटर लगाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि यह एशिया का पहला एलिवेटर था। मिथिला की विरासत और आधुनिक तकनीकों को लेकर मिथिला मैथिलों का प्रेम इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। यह एलिवेटर आज भी होटल में बदल चुके किले में मौजूद है। हालांकि इसका इस्तेमाल सीमित ही होता है। इस किले की एक और खासियत इसमें इस्तेमाल की गई गुलाबी रंग की बलुआ पत्थर भी है, जो रात के वक्त अपनी छाया से गंगा के पानी को भी रोशन करती है। सब गोटा के प्रणाम। मैं अजीत झा। पिछले दिनों काशी और चित्रकूट की यात्रा पर रहने के कारण हम मिथिला से जुड़ा अपना साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं ला पाए। उससे पहले हमने बिहार सरकार के मंदिरों पर टैक्स लगाने के उस फैसले को लेकर बात की थी, जिससे मिथिला का शायद ही कोई गांव प्रभावित हुए बिना रहे। जिस फैसले में जो निजी मंदिर थे, घर के मंदिर थे, उन पे भी कर लगाने की बात इसमें कही गई थी। ऐसे वक्त में हमें काशी रोशनी दिखाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों काशी कॉरिडोर देश को समर्पित किया है। जो लोग पहले काशी गए हैं, बाबा विश्वनाथ का धाम देखा है, अब वे इस जगह की यात्रा करने पर एक अलग तरह की दिव्य अनुभूति महसूस करेंगे। काशी में कुछ नया नहीं हुआ है। असल में हमारे धर्म स्थल हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। हमारे धर्म स्थल केवल आस्था का केंद्र ही नहीं रहे हैं, यह शिक्षा, समृद्धि और जागरण का भी केंद्र रहे हैं। बाद में दूषित होकर वे उस स्थिति में पहुंच गए जहां काशी कॉरिडोर के निर्माण से पहले बाबा विश्वनाथ का धाम था। मिथिला के धर्म स्थल का भी उद्धार इसी तरीके से हो, इसके लिए हम इस प्रतीक्षा में नहीं बैठे रह सकते कि कल को कोई प्रधानमंत्री हमारा सांसद बनेगा और उसे अपने हिंदू होने का भी वैसा ही गर्व हो जैसा अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको है। हम अपने धर्म स्थलों को सामाजिक सरोकारों से भी बदल सकते हैं। सोचिएगा, कुछ साल पहले तक जिन तालाबों में आचमन कर हम मंदिरों में पूजा करने जाते थे, अब वे तालाब इतने गंदे, इतने संकुचित कैसे हो गए हैं कि आचमन करना हमारी आस्था की मजबूरी लगती है। आप पाएंगे कि दोष आपका भी है, उस समाज का भी दोष है जिसमें हम और आप रहते हैं। जब बीमारी हमारी पैदा की हुई है तो उसके इलाज के लिए सरकार के भरोसे क्यों बैठना? क्या हम सब मिलकर अपने धर्म स्थलों, उनसे जुड़े तालाबों, धरोहरों को इतना स्वच्छ नहीं कर सकते कि वे हमें दिव्यता की अनुभूति कराएं? क्या मिथिला मैथिली के नाम पर दुकानदारी करने वाले ऐसे एक एक धर्म स्थल को गोद लेकर यह बीड़ा नहीं उठा सकते? क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि का बात सिर्फ विधायक और सांसद तक ही नहीं है, स्थानीय स्तर के भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अगर चाहे निजी प्रयासों से तो ऐसे जगहों को वो ले सकते हैं, अपने गोद ले लेंगे कि इसकी स्वच्छता, यहाँ निर्मलता रहे, इसका जो है सो कैसे हो समाज के साथ मिलके, इसका हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि सोचिएगा, आखिर दिव्यता के बिना आस्था कैसी? प्रदूषण केवल आपके धर्म स्थलों में ही नहीं हुआ है, यह आपकी भाषा में भी अलग अलग रूपों में हुआ है।
आज भी हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी राजद। उसके राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि जनगणना के लिए बज्जिका और अंगिका भाषा का भी कोड तय किया जाए। सांसद महोदय ने यह प्रयास उस वक्त में किया है जब इस बात के भी प्रयास हो रहे हैं कि जनगणना के दौरान जो मिथिला का क्षेत्र है, जो मैथिल भाषी लोग हैं, वे अपनी भाषा के रूप में मैथिली को जनगणना में बताएं कि हमारी भाषा जो है वो मैथिली है। यह जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 2001 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, वो बताती है कि मैथिली बोलने वालों की संख्या करीब 1,21,00,000 है। जबकि जमीनी हकीकत क्या है यह आप भी जानते हैं। नेपाल के अलावा बिहार के 38 जिलों में से आधी की भाषा मैथिली है। झारखंड के भी करीब आधा दर्जन जिलों की यह प्रमुख भाषा है। 22 सांसद और बिहार विधानसभा के 126 सदस्य उन इलाकों से आते हैं जहां की भाषा मैथिली है। इन इलाकों की आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी रहने वाले करीब 30 लाख लोगों की भाषा मैथिली है। तो फिर ये जनगणना में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग मतलब बराबर जो है वो हिंदी को बताता है, इसलिए प्रयास हो रहे हैं कि इस बार हम मैथिली को बताएं। और ऐसे में सांसद महोदय ने ये पत्र लिखा है कि आप अंगिका और बज्जिका के लिए कोड तय कर दीजिए। इससे भी खतरनाक है भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 2017 में आई थी। यह बताती है कि देश की 780 भाषाओं में से करीब आधे जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका एक बड़ा कारण वो साजिशें हैं जो सियासत जो है समय समय पर भाषाओं के साथ रचती रहती है। मनोज झा का पत्र इसका ताजा तरीन उदाहरण है। इससे पहले आप याद करिए 2018 में ऐसा ही एक कुत्सित प्रयास हुआ था। तब मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मतलब शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। अब वो मंत्री नहीं है। तो उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था, मतलब बताया था कि मैथिली जो है मौखिक भाषा है। जबकि हम सब जानते हैं कि मैथिली की जो मिथिलाक्षर है लिपि, उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मैथिली एक भाषा है। हम यह भी जानते हैं कि अंगिका और बज्जिका कोई भाषा नहीं है, वे बोली हैं जो मैथिली का हिस्सा है, उससे ही निकली हुई हैं। बोलचाल की भाषा में कहें तो एक ही पेड़ की अलग अलग टहनी है। हम टहनियों के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी भाषाई समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इन टहनियों को अलग करने की कोशिशों का हमें जवाब देना ही होगा। याद रखिएगा, मनोज झा उस पार्टी के सांसद हैं जिसने बिहार की सत्ता में आने के बाद बीपीएससी की परीक्षा से मैथिली को बाहर कर दिया था। जब हाई कोर्ट ने मैथिली के हक में फैसला दिया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार सरकार गई तब भी इसी राजद की सरकार थी। यह भी याद रखिएगा कि मनोज झा के राजनीतिक जो आका हैं लालू प्रसाद यादव, उनके ही मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में मैथिली के शिक्षकों की बहाली बंद की गई। इसी पार्टी के सरकार में बिहार की सत्ता में रहते हुए जो मैथिली की पाठ्य पुस्तकें थी उनको अपडेट करना बंद कर दिया गया। मैथिली संस्थानों जो 70 के दशक में शुरू की गई थी, मैथिली अकादमी जैसे संस्थान, उनकी उपेक्षा इन्हीं कालखंड में शुरू हुई। इसी पार्टी की सरकार, यही लोग जब सत्ता में आए तो शुरू हुआ। और यह सब तब हो रहा था जब ऐसा नहीं था कि मिथिला में राजद को वोट नहीं मिल रहे थे, झोली भर भर के वोट मिल रहे थे। उसके विधायक चुने जा रहे थे, उसके सांसद चुने जा रहे थे और वो मंत्री भी बन रहे थे, चाहे बिहार की सरकार में या जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की सरकार में भी साझेदार रहे हैं तो उस इलाके से आने वाले लोग, मैथिल भाषी लोग मंत्री रहे हैं। सो यह जो पूरी जो चर्चा है ये केवल राजनीतिक विरोध का मसला नहीं है कि आप किसी पार्टी के विरोध तक इसको सीमित कर दे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो भाजपा से हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कुछ साल पहले। जबकि यह मानना होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी तो इसी सरकार ने जो है मैथिली को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। जब बीपीएससी से जो मैंने चर्चा की कि मैथिली को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार चली गई, तो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जदयू की सरकार हुई तो उसी सरकार ने पिटीशन वापस लिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। तो इसलिए ये किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक विरोध का मसला नहीं है। हम असल में क्या है, ये एक सोच के खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि जो सियासत की जो सोच है वो कैसे हमको, हमारी भाषा को उपेक्षित करती है और मारती है, उसमें विभेद पैदा करती है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है और यह कई दशकों से होता आ रहा है। और इस पर जो हमारी चुप्पी है, जो हम आज तक जो उपेक्षा होती रही, उस पर जो हमारी चुप्पी है, उसके कारण ही ये जो संकट है वो इतना गहरा होता जा रहा है। कोई कभी अंगिका को कोई बज्जिका को ऐसे हवा देकर क्या यह कोशिश है कि मैथिली को, मिथिला को कुछ गिने चुने जिलों, इस भाषा को उच्च वर्ग तक सीमित कर दीजिए। एक साजिश है, ये प्रोपगेंडा है और इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। और इन सब से हमने एक तो चेतने में देर कर दी है और अब अगर इनको नज़रअंदाज करेंगे तो ये ऐसा संकट हो जाएगा जैसे मैंने 2017 की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि जो विलुप्ति के कगार पर भाषाएं हैं तो वो खतरा हम पर भी है। तो कल को जो है सो हमारी भाषा नहीं रहेगी और भाषा नहीं रहेगी तो फिर जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत, वो पहले से ही संकट में है, वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम जो है तत्काल इन चीज़ों के विरोध में खड़े उठें। यहाँ एक जो ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात है कि भाषा का जो बढ़ना का मतलब होता है, तो जब भाषा बढ़ती है तो उससे जुड़ा समाज भी बढ़ता है और भाषा जो समाप्त होती है तो उससे जुड़ा समाज भी लुप्त हो जाता है। तो मैं जिस संकट की बात कर रहा हूँ वो ये संकट है। तो अब ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपना भविष्य जो है राजद जैसी पार्टियों से अलग देखें। मनोज झा जैसे लोगों को मैथिल अपनी आवाज मानने से इनकार कर दें, उनका बहिष्कार करें, उनको कार्यक्रमों में न बुलाएं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारा अपना नेतृत्व होगा। लेकिन क्या वो नेतृत्व के आप पीलिया गैंग के वसूलीबाजों को दे देंगे क्योंकि पूर्व के संगठन की कारगुजारियां ऐसी रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो पीलिया गैंग है ना, इसने मिथिला की पूरी एक खेप को बर्बाद कर दिया और वो युवाओं की खेप है। अब आप इसको नहीं दे सकते मौका कि तुम और कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दो, तब तो मिथिला ही खत्म हो जाएगा। सबके सबको अपराधी बना दो तो फिर कल को जो है सो मतलब ये जो युवाओं को अगर हम इस तरफ जाने देंगे तो ये तो पूरी पीढ़ी हमारी खत्म कर देंगी। एक तो खत्म की है, अभी जो हाल की है, अब आने वाली पीढ़ियों पे इनकी नजर है। इसलिए ऐसे लोगों को हम नेतृत्व के नाम पे, शून्यता के नाम पे मौका नहीं दे सकते। तो राजनीतिक स्तर पर जो शून्यता है उसकी वजह से जो मैथिली का संकट है, तो उसका जवाब क्या है? तो उसका जवाब है कि मैथिली फिल्म हो, संगीत हो, साहित्य हो वगैरह, इसका अपना इंडस्ट्री खड़ा किया जाए। और यह काम बिना सरकारी निर्भरता के भी संभव है। व्यक्तिगत सामाजिक प्रयासों से हम यह कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, हम ऐसा कर पाते हैं, तो जो हमारी चुनौतियां हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगी जो आज मैथिली के सामने खड़ी दिखती हैं। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान देना है कि जो पीलिया गैंग वाले लोग हैं, जो मैंने पिछले भी एपिसोड में बताया है, जो ये जो मिथिलावाद के नाम पे जो पनप रहे हैं, इनको भी इसी के साथ आपको समाप्त करना होगा। क्योंकि फिर कल को कोई जाएगा मिथिला मैथिली के नाम पे इनको उससे पैसा चाहिए, पैसा नहीं देंगे तो ये बम मारेंगे। और इन्होंने किया है ना, ये हमारे पास उदाहरण है। अब ये इस प्रोपगेंडा, इस प्रचार में लग गए हैं कि अभी जो स्थानीय चुनाव में कुछ लोग जो जमीन पे सक्रिय थे, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से जीत गए हैं। अब वो उनको बताओ, उन कंधों का भी इस्तेमाल करने के प्रयास में है। इस क्रम में वे उन कंधों को भी अपना बता रहे हैं। जैसे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, बेनीपट्टी, वहां से एक युवा लड़का लड़ना चाहता था। मैं ये नहीं जानता कि वो जीतता या हारता, बल्कि हारता ही, जमानत भी बचती कि नहीं मैं नहीं जानता। वो इनसे जुड़ा हुआ था। वो
चुनाव के काफी महीने पहले से उसने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया उसने, और इन लोगों ने उसको धोखा दिया, जबकि वो इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा था। और ये एक और झाजी जो अब दिवंगत हो गए हैं, उनके साथ सौदेबाजी कर, क्योंकि उन झाजी के पास पैसा था, तो उनको जो है सो ये लहंगरे लौंडों का एक कार्यकर्ताओं के ग्रुप चाहिए था, जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, ये उधर चले गए। वो झाजी भी नहीं जीतते, उनकी भी जमानत नहीं बचनी थी, हालांकि वो चुनाव के दौरान ही दिवंगत हो गए। अब उस लड़के ने, हालांकि उसको जो ये धोखा मिला उससे तो वो सदमे में था, लेकिन फिर भी वो इससे उभरा, उसने प्रयास किए और वो लगातार लगा रहा जमीन पे। तो अब क्या है कि उससे उसकी पत्नी जो है इन चुनावों में विजय हुई है। अब ये लोग उसे भी अपना बता रहे हैं। इसका इनका मकसद क्या है कि ये नए जो कंधे हैं, अब इससे एक तो आप वो तंत्र में घुसपैठ हुई आपकी, और हमारा जो वसूली है वो ज़्यादा बढ़े, हमारा दबदबा, हमारा धमकी, हम जो किसी को धमकाएंगे वो ज़्यादा बढ़े। इसलिए जो है सो ये एक प्रचार कर रहे हैं कि देखो हमारे ये जीत गई, और ये नहीं बता रहे हैं कि इनके 2-4 जीते हैं, जो जीते हैं उनमें से तो एक तो मैंने ये बताया आपको उदाहरण कि कैसे जबरदस्ती ले रहे हैं जिसमें इनका कोई श्रेय नहीं है, और कई जो इनसे जुड़े लोग थे जिनको जनता ने नकार दिया है, ये उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उनको सामने नहीं रख रहे हैं। तो मतलब एक तो इनका जमीन पे भी अस्तित्व नहीं है, इस बात को मानिए, तो उस स्तर पे भी ये नहीं हो सकते। दूसरी इनकी जो करनी है, हम अगर इनको मौका दे देंगे कि भाई राजनीतिक शून्यता है, मिथिला मैथिली की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप ही आगे आ जाइए, आप युवा भी हैं, तो ये यही करेंगे कि हमारा जो संकट का जो समाधान है वो इसमें छिपा हुआ है कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों से अपने उद्योग धंधे जो हमारी भाषा से जुड़े हुए हों उनको बढ़ाएं, उनको आगे करें, लेकिन कल को ये उन धंधों के लिए भी खतरा हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा कहना है कि मैथिली से जुड़े उद्योग धंधे कैसे खड़े हो सकते हैं, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, या साहित्य के क्षेत्र में हो, या अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें, उन संभावनाओं पे हमें गौर करना चाहिए। जब हम ये कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी चुनौतियां हैं आज हमारे सामने, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, और ऐसा होने पे जो हमारा नेतृत्व उभर के आएगा उसमें दिव्यता भी होगी और भव्यता भी। आज के लिए इतना ही। सब गोटा के प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली।